नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। आरक्षण पर स्थिति साफ नहीं कर पाई सरकार। 10 और 15 जुलाई को होना था चुनाव के लिए मतदान। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर सीएम धामी ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। खेल मंत्री रेखा आर्य बोली, खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य बनाने पर सरकार का फोकस। वन विभाग में मुखिया की कुर्सी पर बढ़ा विवाद। 4.5 साल में 7 बार बदले गए प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन के अचानक बीआरएस से फिर ताजा हुए पुराने सवाल। हल्द्वानी में राज्य सेवाओं से रिटायर्ड कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सरकारी पेंशनरों को तमाम सुविधा से वंचित रखने का लगाया आरोप। पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा की मांग। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर धामी सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आरक्षण की स्थिति साफ नहीं होने पर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में एक बार फिर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टल चुके हैं। आरक्षण नियमावली का नोटिफिकेशन जारी नहीं होने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। 21 जून को ही राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की थी, जिसके हिसाब से 2 चरणों में होने वाले चुनाव का मतदान 10 जुलाई और 15 जुलाई को होना था और 19 जुलाई को चुनाव का परिणाम घोषित होने वाला था। लेकिन आरक्षण की स्थिति साफ न होने के चलते हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित किए गए आरक्षण की रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देती याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद खंडपीठ ने आरक्षण को नियमों के तहत तय न मानते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगाई और सरकार से जवाब पेश करने को भी कहा गया। माननीय उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव में आरक्षण नियमावली 2025 के संबंध में इसके गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण इस पर एक स्टे प्रदान किया गया है, जैसा कि हमारे महाधिवक्ता श्री बाबुलकर जी के द्वारा मुझे टेलीफोन पर बताया गया है। इसके संबंध में हमने रुड़की प्रेस, राजकीय प्रेस रुड़की के निदेशक श्री उमेश पांडे जी से बात की है और उनको से अनुरोध किया है कि आज ही हमें इसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करा दें। आपको बता दें कि बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई है। इसके बाद 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव के लिए लागू आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए इस साल से नया रोटेशन लागू करने का फैसला लिया है, जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता के मुताबिक इस आदेश में पिछले 3 कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी, चौथी बार भी आरक्षित ही कर दी गई, जिस कारण वो पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि इसी तरह के कुछ मामले एकल पीठ में भी दायर है। जवाब में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने खंडपीठ में 9 जून को जारी नियमों को चुनौती दी है, जबकि एकल पीठ के सामने केवल 11 जून के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें अब नए सिरे से आरक्षण लागू करने का उल्लेख किया गया है। आप जैसे जान कि इस समय उत्तराखंड सरकार ने पंचायतों के चुनाव 2025 को पिछले 10 तारीख से घोषित किया था और उसमें जो आरक्षण का आवंटन होना था, जब हमने उसको देखा पढ़ा, उसमें बहुत सारी विसंगतियाँ थी, क्योंकि पंचायत राज एक्ट में पहले से व्यवस्था है कि जो भी हमारे पंचायत के चुनाव होंगे चक्रिय क्रम में होंगे। लगातार 1996 से जब यूपी का जमाना है तब से लेकर और 2019 तक लगातार उसी पैटर्न पर चुनाव हुए चक्रिय क्रम में, अनुपातिक ढंग से, जनसंख्या अनुपात से। लेकिन इस समय सरकार ने 2 मानक उसमें निर्धारित किए, अध्यक्ष, प्रमुख और प्रधानों के लिए तो किया अनुपातिक ढंग से और सदस्यों के लिए किया जनसंख्या के आधार पर। इससे इतनी विसंगति आ गई, साथ साथ में रोस्टर का क्रम भी बंद कर दिया। सदस्यों वाला तो 5वें चक्र में आना था, उसको 4थे चक्र में खत्म कर दिया और अध्यक्षों वाला 5वें चक्र में खत्म कर दिया। रेस्ट जो लोग बचे थे जिनको अब जाना था आरक्षण, वो हमेशा के लिए वंचित हो गए। चाहे वो अध्यक्ष के 4 कम से कम जिला अध्यक्ष होंगे उत्तराखंड के, जिनको कभी एससी का पद नहीं मिलेगा। 15 ब्लॉक प्रमुख, 200 से अधिक जिला पंचायत सदस्य,
और 600-700 से अधिक प्रधान जो भविष्य में कभी इसका लाभ नहीं ले सकते। इस कारण से हम माननीय न्यायालय में गए, हमने अपील की। हम न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी याचिका को सुनवाई की। 21 जून को जारी अधिसूचना के मुताबिक उत्तराखंड के हरिद्वार जिले को छोड़कर 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने थे, जिसे लेकर राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। मगर अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर से पंचायत चुनाव की नई तारीखों का इंतजार रहेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पंचायत चुनाव पर लगी रोक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की प्रतिक्रिया सामने आई है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि आरक्षण पर हाईकोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। सरकार की तरफ से जो आरक्षण तय किया गया है उसका गेजेट नोटिफिकेशन जारी न करने की वजह से कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाई है। सरकार की तरफ से जल्द ही नोटिफिकेशन जमा कर दिया जाएगा। देखिए, पहली बात तो आरक्षण पर कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया है। कोर्ट ने कहा कि जो आरक्षण घोषित किया गया है उसका गजट नोटिफिकेशन जमा नहीं हुआ है, इसलिए स्टे आया है। आज ही सरकार को चाहिए कि वो गजट नोटिफिकेशन का ठीक प्रिंट आउट के बाद वो ठीक स्थान पर उसको जमा कर दे, और कल इसका जो कोर्ट का डिसीजन है उस पर निश्चित रूप से मेरी उम्मीद है कि इसमें हमको एक छूट मिलेगी। लेकिन बीजेपी की दृष्टि में कह सकता हूँ, हम चुनाव के लिए तैयार हैं और सरकार चुनाव के लिए कटिबद्ध है। और कांग्रेस जो कल तक आरोप लगा थी चुनाव नहीं करा रही है, अब चुनाव करा रहे हैं, तो कोर्ट अगर स्टे दे रहा है तो उस पर अपनी सहमति दे रही है। हम भी कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, जो भी निर्णय आएगा हम उसको मानते हैं। आरक्षण में भी अगर कोर्ट किसी व्यक्ति को अपना कोई पक्ष रखना तो कोर्ट ही जाएगा। कोर्ट उस पक्ष में भी कोई डिसीजन देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते हम आरक्षण की हर पद्धति पर चुनाव लड़ने को तैयार है। उधर उत्तराखंड कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष कराए जाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि प्रतिनिधि मंडल में शामिल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पंचायतों में जारी आरक्षण की अधिसूचना में गड़बड़ी हुई। उधर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरक्षण रोस्टर को शून्य कर नए सिरे से लागू करने पर भी सवाल उठाया। यशपाल आर्य ने कहा कि सत्ताधारी दल ने खुद को लाभ पहुंचाने के लिए ये फैसला लिया। बता दें कि कांग्रेस वोटर लिस्ट को लेकर भी सरकार को घेर रही है। रोस्टर सिस्टम को जो जीरो किया है, जनगणना 2011 की जनगणना के हिसाब से इलेक्शन है और रोस्टर जीरो किया गया है। जो रोस्टर 5 और 6 में जिनका नंबर था, अब उनका जिंदगी में नहीं आएगा। अगर वो 40 साल का बंदा है और उसका रोस्टर जीरो होने की वजह से नंबर नहीं आया है, तो अब जब 25 साल बाद नंबर आएगा तब तक वो बेचारा 80 साल का या 85 साल का हो जाएगा। तो मतलब उनको जिंदगी भर के लिए वंचित कर दिया है। और महिला आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, एससी का आरक्षण सारा बुरी तरीके से प्रभावित इनने किया है। कहीं जनसंख्या के आधार पर आरक्षण कर दिया, कहीं परसेंटेज के हिसाब से आरक्षण कर दिया। तो दो किस्म की चीज़ें नहीं हो सकती थी। उसमें बहुत स्पष्टता से आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने इस बात को चुनाव अधिकारी के सामने रखा है। कोर्ट ने आज कांग्रेस के जो आरोप थे, कांग्रेस के लीडरान के जो आरोप थे, उस पर मोहर लगाई है। और हमारा स्पष्ट कहना है कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने भी जैसी जानकारी मिली है, जो हमारी ओर से आपत्तियां दर्ज की गई थी, जो आपत्तियां वाजिब थी, माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और उसमें स्थगन मिला है, स्टे मिला है। और जो हमारे आरोप थे उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने उन आरोपों को कहीं न कहीं सच माना है। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंची, जहां मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। साथ ही सभी खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दिन खेल भावना, एकता और शांति के मूल्यों को समर्पित है। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण, पदक जीतने पर आउट ऑफ टर्न जॉब और खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के जरिए खिलाड़ियों का उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने का काम किया है। देखिए, आज मैं उत्तराखंड के समस्त खिलाड़ी गणों को, पूरे देश के खिलाड़ी गणों को, पूरे विश्व के खिलाड़ी गणों को जो है आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से अपनी इस देवभूमि में, जहाँ देवभूमि है, जहाँ सैन्य भूमि है, उसे खेल भूमि की ओर अग्रसर हम 30th नेशनल गेम के आयोजन के साथ में हम लोग कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वो हो चुका है। लगातार वो क्रम बढ़ा है और आज पहली बार पूरे अब तक में राज्य बनने के बाद में पहली बार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है विभाग सेलिब्रेट कर रहा है।
निश्चित रूप से आज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो खिलाड़ीगण हैं वो सम्मानित किए गए हैं और निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश भर में जो है ओलंपिक दिवस हर जिले में मनाया जा रहा है। तो एक कोशिश है कि खेल भावनाओं को और खिलाड़ियों को और खेल के संसाधनों को और डेवलप किया जाए और उसकी भावनाओं को जो है उनके अंदर पिरोया जाए। तो एक कोशिश है। उत्तराखंड वन विभाग में प्रमुख वन संरक्षक के पद की कुर्सी सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही है, क्योंकि पिछले 4.5 साल में 7वीं बार इस कुर्सी पर बैठे अफसर को बदला गया। इस कुर्सी में अब नया सस्पेंस धनंजय मोहन के प्रमुख वन संरक्षक पद से वीआरएस से शुरू हुआ है। हालांकि इसका जवाब तो अभी तक नहीं मिला कि आखिर धनंजय मोहन ने अचानक वीआरएस क्यों लिया, लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत जरूर गर्मा गई है। देखिए रिपोर्ट। वन विभाग में मुखिया की कुर्सी पर बढ़ा विवाद। 4 साल में 7 बार हुआ मुखिया का बदलाव। धनंजय मोहन के अचानक वीआरएस से उठ रहे सवाल। कांग्रेस ने लगाया चहेतों को कुर्सी पर बैठाने का इल्जाम। उत्तराखंड वन विभाग में पिछले 4.5 साल के भीतर 7 प्रमुख वन संरक्षक हौफ बदले जा चुके हैं। विभाग में इस समय अवधि में 8वें हौफ है। उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया समीर सिन्हा को अब ये जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन समीर सिन्हा को भी काम करने का कम ही वक्त मिलेगा। दरअसल समीर सिन्हा 30 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं, लिहाजा उन्हें इस पद पर करीब 6 महीने का वक्त दिया गया है। ऐसे में पिछले 4.5 साल में जिस तरीके से बड़ा फेरबदल इस कुर्सी पर देखने को मिला, उसके बाद कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहेंगे कि अपने चहेतों को कुर्सी पर बैठाने के लिए धनंजय मोहन को प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते उन्होंने वीआरएस का कदम उठाया है। निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने चहेते को उस कुर्सी पर बैठाने के लिए धनंजय सिंह को प्रताड़ित किया गया। वो क्योंकि अधिकारी हो, मेरे को लगता नहीं है कि बोलेंगे, लेकिन उन्होंने वीआरएस केवल इस वजह से लिया कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था और एक चहेते को बैठाने के लिए उनको प्रताड़ित किया गया और उसके दबाव में धनंजय सिंह ने वीआरएस लिया। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार अधिकारी और कर्मचारियों की नियमावली को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करती है। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार द्वारा पारदर्शिता के साथ अधिकारी को प्रमोशन दिया जाता है और जितना वरिष्ठ अधिकारी होता है उसके रिटायर्ड की अवधि भी कम होती है। पहली बात तो सरकार क्रमबद्ध तरीके से जिन अधिकारियों को जो प्रमोशन मिलना चाहिए वो प्रमोशन देती है। यही कारण होता है सीनियर अधिकारी आते हैं। सीनियर अधिकारी आते हैं तो उनकी जो सेवा अवधि है वो कम होती है और वो उस सेवा अवधि तक उस पद पर रहते हैं, बाद में वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। इसलिए ये कहना है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को बनाते जो नया है, कोई नया बन गया तो नया बन गया। अब जिसको सीनियर अधिकारी अगर बनता है तो जब तक 60 साल की उम्र होती है तब तक वो उस पद पर रहता है। इसलिए सरकार हर क्षेत्र में, चाहे वन विभाग हो और विभाग में हो, जो कर्मचारी यूनियन या कर्मचारी संगठनों के जो मानक हैं और जो नियमावली, प्रमोशन नियमावली है, स्थानांतरण नियमावली है, उसका ही पालन करती है। बहरहाल ये बात अब उस कुर्सी की है जो अक्सर विवादों में रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट को लेकर चर्चा में रहने वाले समीर सिन्हा को अब प्रमुख वन संरक्षक हौफ का अतिरिक्त चार्ज तो मिल गया, लेकिन देखना ये होगा कि इतने कम समय में समीर सिन्हा किस तरीके से अपने कार्यों से बेहतर रिजल्ट लेकर आते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। वहीं राजधानी देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी नेताओं ने पार्टी के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने बीजेपी संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों को याद किया। मुखर्जी जी हमारे विचारों के प्रेरक हैं। देश की अखंडता के लिए उनके बलिदान को देश कभी भूल नहीं सकता है। उनके देहांत की रहस्यमय गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है, लेकिन इस देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान, इसको लागू करने में डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान था। आज वो हमारे कार्यकर्ताओं के प्रेरक हैं और मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर श्यामा मुखर्जी की ही प्रेरणा थी कि इतने वर्षों के बाद आज कसरत से धारा 370 भी समाप्त हो चुकी है।
उधर पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत कुमाऊं दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान हरदा लोगों से संवाद कर रहे हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। बता दें कि सोमवार को भी उन्होंने काशीपुर में जन संवाद किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखा। वहीं हरदा ने 2027 के चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। 4 महीने के अंदर आपने मुझे पूरे उत्तराखंड नापते हुए देखा होगा और जगह जगह मैं कांग्रेस के लोगों का आह्वान करके कह रहा हूँ कि ये झूठ लूट फूट की सरकार को उखाड़ करके फेंको, 2027 में बदलाव लाओ और उसके लिए 4 महीने से प्रयास कर रहा हूँ। हम सब एक हैं, एकजुट हैं और ये सरकार की बेईमानी बेहूदी और ये बिल्कुल जिस तरीके से जन विरोधी नीतियाँ हैं, महंगाई से आज लोग त्रस्त हैं, भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, बेरोजगारी चरम पर है, महिला अत्याचार चरम पर है, दलितों पर अत्याचार चरम पर है। सोमवार को हल्द्वानी में उप जिलाधिकारी कार्यालय में राज्य सेवाओं से रिटायर्ड हुए कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सभी सरकारी पेंशनरों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सरकारी पेंशनरों के हितों को कुचल रही है, जिसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सदन में जो संशोधन लेकर आई है उसको वापस लेना चाहिए। उनका कहना है कि वो आज तमाम सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। अवगत कराना चाहता हूँ कि इस बीच में पेंशनर्स के हितों के खिलाफ भारत सरकार द्वारा एक लोकसभा में विधेयक पारित कर दिया गया है, तो उसके खिलाफ आज पूरे देश में एक साथ हमारा प्रोग्राम चल रहा है। जब तक वो विधेयक लोकसभा से वापस नहीं हो जाता है, हम चैन से बैठेंगे। क्या विधेयक क्या है वो बता रहा हूँ, जल्दी बताइए। ये है केंद्रीय सिविल सेवा नियमों और भारत की संचित निधियों पेंशन देनदारियों पर व्यय के सिद्धांतों के बैठकरण से संबंधित विधेयक संसद में पारित हो जाने के कारण केंद्र सरकार को पूर्व एवं वर्तमान पेंशन में भेद करने का अधिकार प्राप्त हो गया है और इस के कारण उच्चतम न्यायालय में विभिन्न निर्णयों का उल्लंघन होना है। 8वें वेतन आयोग द्वारा प्रदत्त जो सुविधाएं थी 7वें वेतन आयोग द्वारा वो भी समाप्त होने का इसमें खतरा हो गया है। तो इस प्रकार से पेंशनरों के हितों की उपेक्षा इसमें की जा रही है। तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस विधेयक को वापस। बरसात शुरू होते ही रुड़की के नगर वासियों के सामने जलभराव की समस्या आने लगी है, जिसके चलते लोगों ने नगर निगम के मेयर और अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। नगर निगम पहुंचे स्थानीय लोगों ने जलभराव की समस्या से मेयर को अवगत करवाया, जिस पर मेयर ने जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। दसमाना है और मैं गली नंबर 11 राजेंद्र नगर में रहती हूँ। वहाँ की बहुत समस्या, पानी की बहुत समस्या है। 10 साल से हम पानी को झेल रहे हैं सब लोग। वहाँ बच्चे भी गिर रहे हैं रास्ते में, बूढ़े लोग गिर जा रहे हैं, हाथ टूट गए हैं, किसी का पैर टूट गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार से कि वहाँ पे नाली की निकासी होनी चाहिए, सड़क बननी चाहिए। देखो सड़क नहीं बनी, पानी पूरा भर गया, हमारे घर के अंदर पानी भर गया और हमें अभी तोड़ के मकान बनाया। देखो रुड़की नगर निगम में आजाद नगर से, कृष्णा नगर से, राजेंद्र नगर से सबसे आए हैं अपनी समस्या लेके। हम उनका समाधान करने के लिए शाम को 4 बजे जाएंगे और उनके समाधान का हल जरूर होगा। जल ज़्यादा हो रखा है, सभी परेशान हो रखे हैं, तो उनका समाधान जरूर होगा। नहीं बिल्कुल काम चल रहा है, काम तो नहीं है, अब हर चीज़ का टाइम लगता है, धीरे धीरे सब होएगा। मसूरी में शहर कोतवाल संतोष कुंवर ने यातायात व्यवस्थाओं को लेकर व्यापारियों से सुझाव मांगे। उन्होंने शहर के नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के चालान और रेंटल स्कूटी मोटरसाइकिल को नियत स्थान पर खड़ा करने के साथ ही लंडौर बाजार में लगने वाले जाम को लेकर व्यापारियों के साथ बैठक कर उसका समाधान किए जाने की मांग की। शहर कोतवाल संतोष कंवर ने कहा कि इस समय पर्यटन सीजन चरम पर है। ट्रैफिक जाम की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सख्ती से चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। ये आज जो बैठक आयोजित की गई थी, ये जो है अभी जैसा कि आप देख रहे हैं पर्यटन सीजन चल रहा है, तो इसी में हम लोग बीच बीच में मीटिंग करते रहते हैं और जो भी अच्छे सुझाव होते हैं उसको अप्लाई करते हैं, ताकि जो है जो लोकल व्यक्तियों को और जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं उनको जो है असुविधा का सामना ना करना पड़े। हाँ, लंडौर बाज़ार को लेकर भी कुछ सुझाव आए हैं। लंडौर बाज़ार जो है आप सब जानते हैं मसूरी का सबसे पुराना मार्केट है। वहाँ पर जो है अन्य जगहों की बनिस्बत वहाँ जो है रोड जो है ज़्यादा संकरी है और इसीलिए हम जो है जो 4 दुकान या जो लाल टिब्बा की तरफ जाते हैं वहाँ से जो वापसी करते हैं, तो हमने वहाँ पे पिकेट लगाई हुई है, हमारे पुलिसकर्मी उनको बाटा घाट होते हुए ही जो है हम लोग वापस करते हैं, सो दैट वहाँ पर आपस में क्रॉस गाड़ियाँ एक दूसरे से वो ना हो।
रुड़की के गंगनहर क्षेत्र में जमानत पर छूटा अनीश पुलिस प्रशासन के लिए एक बार फिर से सिरदर्द बन चुका है। दरअसल 13 महीने बाद रिहा होकर 40 से 50 समर्थकों के साथ अनीश ने हुड़दंग मचाया, गाड़ियों में हूटर बजाए और विधायक प्रतिनिधि बनकर रैली निकाली, जिस पर हरिद्वार पुलिस ने तुरंत गंभीरता दिखाते हुए गंगनहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया। अल्मोड़ा नगर निगम क्षेत्र से सटे मालगांव में गुलदार के हमले से पिता बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए 20 अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमले में घायल धन सिंह ने बताया कि गांव में सुबह 2 गुलदार घुस आए। गुलदार ने एक कुत्ते को भी मार डाला। इस दौरान ग्रामीणों ने लगातार वन विभाग को फोन किया, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। वहीं इस घटना के बाद गाँव में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से गुलदार को जल्द पकड़ने या मारने की मांग की है। जी गांव में हल्ला हो रहा था तो मैं उठ के बाहर आया, तो मैं अपने घर के बाहर आके थोड़ा सा उधर को आया तो वहाँ हल्ला हो रहा था। मैं उसको सुन के मैं भी गया, तो जैसे मैं ऊपर को जा रहा था तो गुलदार ने हमला कर दिया था। वो तो मेरे पापा ने बचा लिया था मुझे। और बाकी मैं कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ में किसी के लिए भी खतरा बहुत ज़्यादा है। उसमें पिंजरा और उसमें कुछ कार्रवाई करी जाए तो जल्दी से जल्दी वो बहुत अच्छा रहेगा। आदमखोर घोषित कर दिया जाए उस जानवर को। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। आरक्षण पर स्थिति साफ नहीं कर पाई सरकार। 10 और 15 जुलाई को होना था चुनाव के लिए मतदान। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर सीएम धामी ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। खेल मंत्री रेखा आर्य बोली, खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य बनाने पर सरकार का फोकस। वन विभाग में मुखिया की कुर्सी पर बढ़ा विवाद। 4.5 साल में 7 बार बदले गए प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन के अचानक बीआरएस से फिर ताजा हुए पुराने सवाल। हल्द्वानी में राज्य सेवाओं से रिटायर्ड कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सरकारी पेंशनरों को तमाम सुविधा से वंचित रखने का लगाया आरोप। पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा की मांग।